हिंदी के प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और युवा लेखकों में पंकज सुबीर शीर्ष पर हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी छोटा नटवरलाल। पर इस पर हम कितना खेल पाएंगे? उधर से चैनल के क्राइम हेड नासिर खान ने कुछ उलझन भरे स्वर में पूछा। ये आपको देखना है नासिर जी, मैं अभी सबसे पहले आपको ही बता रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो बता दें, नहीं तो मैं अपनी साइट पर डाल देता हूँ। सुधीर ने कुछ लापरवाही से जवाब दिया। ठीक है सुधीर, मैं देखता हूँ इसको, नहीं तो फिर तुम साइट पर डाल देना, कहकर नासिर खान ने फ़ोन काट दिया। सुधीर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। पहले तो उसको काम करने में काफ़ी परेशानी होती थी, मगर सूचना क्रांति ने उसके कार्य को आसान कर दिया। अब समाचारों का प्रसार करना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। कंप्यूटर से जुड़ने से पहले बड़ी मुश्किल थी, मगर एक बार जब वो कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा तो उसके बाद तो समाचार माउस की एक क्लिक पर नाचने लगे हैं। इधर आपने सेंड की बटन को हिट किया और उधर दुनिया के किसी भी कोने में बात पहुंच गई। शुरुआत में तो यहाँ भी परेशानी ही थी, और परेशानी थी हिंदी की। इधर से टाइप करके भेजा समाचार वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हिंदी की जगह कुछ और हो जाता था। शुरुआत में वो हर समाचार के साथ अपने हिंदी फ़ॉन्ट की फाइल भी भेजता था, मगर जानता था कि इतनी फुर्सत किसे है जो इतनी उठापटक करेगा। हाँ, जो उसके नियमित सब्सक्राइबर थे बस वही उसकी मेल को देख पाते थे, मगर फिर ब्लॉग, यूनिकोड फ़ॉन्ट आने के बाद तो खेल आसान हो गया है। प्रिंट मीडिया से जब उसने पल्ला झाड़ा तो उसके पीछे मुख्य कारण बाजार था। स्थिति यहाँ तक हो गई थी कि समाचार पत्र के मार्केटिंग प्रबंधक ने मासिक बैठक में जिला ब्यूरो में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए टारगेट तय कर दिए थे, विज्ञापन के टारगेट। जब कार्यालय के भृत्य ने उससे पूछा, सुधीर भैया मैं हर महीने 5,000 के विज्ञापन कहाँ से ला कर दूंगा, तो उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। राजधानी से लगे जिले के ब्यूरो का प्रमुख होने के कारण उसे मासिक 1 लाख खुद के और 2.5 लाख पूरी टीम के विज्ञापनों का लक्ष्य दिया गया था। ये लक्ष्य ही उसके पलायन का कारण बन गया। उसके बाद जो नया जिला ब्यूरो प्रमुख संदीप बना, वो 2.5 नहीं तो हाँ 1.25 से 2 के बीच का टारगेट तो पूरा कर ही रहा है। पर कैसे कर रहा है ये वो ही जानता है। खबरें और समाचार तो शायद ही कभी लिखता है, हमेशा विशेषांकों की जुगाड़ में लगा रहता है। अभी उस दिन जब सुधीर को मिला तो सुधीर ने पूछा, और पार्टनर क्या चल रहा है? सुधीर के प्रश्न पर तपाक से उत्तर दिया था संदीप ने, बस विधायक के जन्मदिन पर एक विशेषांक युग पुरुष निकालने की तैयारी चल रही है। 4-5 के विज्ञापन लग जाने की उम्मीद है। 2-3 महीने का टारगेट एक बार में ही पूरा हो जाएगा। तब तक पार्टी अध्यक्ष का जन्मदिन आ जाएगा, फिर पेल देंगे एक और विशेषांक। कोई नई खबर वबर है क्या? बताते रहा करो यार, तुम तो जानते हो कि हमारे यहाँ समाचारों की दुनिया कितनी तेज़ है। घंटे आध घंटे में तो समाचार मर ही जाता है। सुधीर ने टटोलने के लिए पूछा था। यार अभी तो इस विशेषांक के चक्कर में 4 दिनों से कार्यालय ही नहीं गया हूँ। वहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, जितनी भी प्रेस विज्ञप्तियाँ आ रही हैं उनमें से विवादास्पद को छोड़कर बाकी की कंपोज करवा के उतरवा देना मोडम में। कुछ व्यस्तता वाले अंदाज में जवाब दिया था संदीप ने। चलो फिर भी जब विशेषांक से फारिग हो तो ध्यान में रखना, बस मिस कॉल कर देना, मैं पलट कर लगा लूँगा, पलट कर कहा था सुधीर ने। अरे वो भी कोई कहने की बात है, और फिर तुमको बताने में तो कोई परेशानी नहीं है। तुम तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए खेल करते हो, और वैसे भी हमारे यहाँ तो खबरों की कोई कीमत है नहीं। हमारा मालिक तो बिल्डर है, उसका तो एक ही कहना है, खबर कितनी ही बड़ी हो पढ़ने वाला उसे शाम तक भी याद नहीं रखता, और शाम को उसी अखबार पर समोसे या पोहे खाता है। पर विज्ञापनों को हमारा बैंक अकाउंट देर तक याद रखता है। संदीप ने कुछ निराशा भरे स्वर में कहा। ये तुम्हारी नहीं, सभी की यही हालत है। समाचार या खबरें नहीं हैं, केवल सूचनाएं हैं। फला विदेश से लौटे, फला सम्मानित हुए, आज ये आयोजन है, कलेक्टर ने ये कहा, एसपी ने वो बैठक ली। कुल मिलाकर सूचनाएं ही सूचनाएं। पौना पेज तो कलेक्टर का पीआरओ ही भर देता है। सुधीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा था। हाँ यार,
पिछले हफ्ते पूरे ज़िले में इल्लियों से सोयाबीन की फसल के बर्बाद होने का समाचार कंपाइल कर रहा था। ज़िले भर के संवाददाताओं से आंकड़े बुलवाए थे। लग रहा था कि कुछ अच्छा बन पड़ेगा। तभी कलेक्टर के पीआरओ की डाक आ गई। डाक के साथ एक किसान का फोटो भी था, जिसमें वो अपने खेत के सोयाबीन का एक पौधा जो फलियों से लदा था कलेक्टर को भेंट कर रहा था। शाम तक प्रांतीय से फ़ोन आ गया कि किसान वाले फ़ोटो के साथ किसान का एक डेस्क इंटरव्यू भी बनाकर भेज दो। अपनी वाली खबर डस्टबिन में डालकर कलेक्टर वाली भेज दी। क्या करते? संदीप ने उत्तर दिया, हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह। ये सब जगह की हालत है। ये जो नए लौंडे कलेक्टर बन के आ रहे हैं, ये जिला ब्यूरो की जगह प्रांतीय को पटा के रखते हैं। जानते हैं होना तो सब वहीं से है। सुधीर ने दिलासा देने वाले अंदाज में कहा था। आप अभी मेल से ही करते हो या कुछ और? संदीप ने बात पलटने के लिए कहा था। अरे अब तो बहुत बदल गया है। पहले ब्लॉग पर शुरुआत की थी, फिर खुद की ही साइट बना ली है। 350-400 सब्सक्राइबर हैं। जैसे ही कोई नया पोस्ट डालता हूँ, सबको मेल से सूचना कर देता हूँ। कुछ खास को एसएमएस भी कर देता हूँ। यूनिकोड फॉन्ट आ जाने से खेल आसान हो गया है। सुधीर ने जवाब दिया था। अरे हाँ, आपका वो बंदर तो खूब चला था। आधे घंटे तक उसी पर चलता रहा था। संदीप ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। वो तो मुझे भी नहीं पता था कितना चलेगा। सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो वो बंदर और एक कुत्ता साथ घूम रहे थे। पता चला ये बंदर कभी कभी आता है और आने के बाद आसपास के इलाके में इसी कुत्ते के साथ घूमता है। दुकानदारों के पास जाता है तो वह इसको चाय पान वगैरह देते हैं, जिनको बाकायदा खाता पीता है। मुझे जज किया। मैंने कैमरा मैन को बुलाकर घंटे भर का शूट करवा लिया। यकीन मानो, पहले ही चैनल को जब फ़ोन किया तो उनका कहना था इट्स डन। आप और किसी को मत बताएं, साइट पर भी नहीं डालें। हम इसको रात के खास में ले लेंगे। आजकल बंदर चल रहा है, आप कैसेट भिजवा दें, सुधीर ने हंसते हुए कहा था। बंदर ही बिक रहे हैं आजकल, संदीप ने सुधीर की बात में बात जोड़ते हुए ठाका लगाया था। और बाद में दूसरे चैनलों के शिकायत भरे फ़ोन आते रहे कि आपके पास बंदर था तो आपने हमको क्यों नहीं दिया। सुधीर ने हंसते हुए जवाब दिया। सीधे साइट पर नहीं डालते हो आप? सुधीर ने पूछा था। नहीं यार, एक बार डल जाए तो फिर सब जान जाते हैं। पहले आइटम के हिसाब से मोबाइल पर एक एक को बताकर बेचने की कोशिश करता हूँ। अगर बात जम जाए तो ठीक, नहीं तो फिर साइट पर लगा देता हूँ, सुधीर ने उत्तर दिया। संदीप और वो दोनों साथ ही आए थे पत्रकारिता में। थोड़ा सा सीनियर है सुधीर और इसीलिए उसको रिस्पेक्ट करता है संदीप। दोनों को पत्रकारिता के ग्लैमर ने खींच लिया था। शुरुआत में जब वो आए थे तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना जोर नहीं था। तब ढूंढ ढूंढ कर खबरें निकालते थे दोनों। संदीप तो पत्रकारिता के बाजारीकरण में ढल गया है और शायद इसीलिए प्रिंट मीडिया, और वो भी एक बिल्डर के समाचार पत्र के ब्यूरो में खपा हुआ है। मगर वो नहीं खप पाया, इसलिए बाहर आ गया। उसके पत्रकारिता के गुरु, जो अपना खुद का समाचार पत्र निकालते हैं, कहते हैं, सुधीर तुम भले ही ये कहते रहो कि तुम अपनी आत्मा फात्मा टाइप की चीज़ को गिरवी नहीं रख पाए, इसलिए बाहर आ गए, पर हकीकत क्या है ये तुम भी जानते हो। दरअसल में तो तुम बाहर खुद नहीं गए हो, तुम्हें तो निकाल कर फेंक दिया गया है। मगर एक बात याद रखना, पत्रकारिता बेर का पेड़ होती है। इसे या तो लगाना ही मत, और लगाओ तो छोड़ना मत, नहीं तो उम्र भर पत्थर आएंगे। कभी कभी तो उसे भी लगता है कि ये बात सच्ची है। वो उस व्यवस्था के साथ नहीं चल पा रहा था तो व्यवस्था ने उसको बाहर फेंक दिया है, और जहाँ पर वो है वहाँ पर भी क्या कर रहा है? बंदर, कुत्ते, भूत, नागिन के समाचार। उससे कहा जाता है क्रिकेट, क्राइम और सिनेमा पर जो भी मिले झपट लो। कैमरे में वही चेहरे रखो जो ठीक नज़र आए। एक दो चैनल का तो साफ कहना है, सुधीर जी आप ये गांव के लोगों को फ्रेम में मत लिया करो। बाइट तो बिल्कुल नहीं, सारी स्टोरी लो प्रोफाइल हो जाती है। जितना हो सके शहरी, और वो भी मध्यम वर्गीय या उससे ऊपर के लोग लो। 1 घंटे में नासिर खान का कोई जवाब नहीं आया तो उसने समाचार को टाइप करवा के फ़ोटो के साथ साइट पर लगवा दिया। सर मेल भी कर दूं क्या सबको? उसके असिस्टेंट ने पूछा। तो पहले तो उसने सोचा कि थोड़ा और ठहर जाए नासिर खान के लिए, फिर जाने क्या सोचकर उसने कहा, ठीक है सनी कर दो, और हाँ एक काम करना, मेल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हेडिंग मार देना।
कहानी जूनियर नटवरलाल की, कहकर वो थाने रवाना हो गया था। थाने में पहुंचकर वो बाइक खड़ी ही कर रहा था कि सेलफोन थर्रा उठा। सुधीर, अगर ऊपर से कोई फ़ोन आए तो बिल्कुल मत बताना कि तुम ये स्टोरी साइट पर डालने से पहले मेरे साथ डिस्कस कर चुके थे। तुमने साइट पर जो हेडिंग लगाई है, कहानी जूनियर नटवरलाल की, वो यहाँ क्लिक कर गई है। रात के क्राइम रिपोर्ट में जाएगी। मैं टीम भेज रहा हूँ, करवा देना। नासिर खान ने उसके हेलो कहने से पहले ही सारी बात कह दी थी। ठीक है नासिर जी, भेज दीजिए टीम। स्टोरी लाइन क्या चाहिए आपको? सुधीर ने हंसते हुए उत्तर दिया। वही जो तुम्हारी हेडिंग में है, कहानी जूनियर नटवरलाल की। लड़का जो ज़मानत पर छूटा है, उसके काफ़ी शॉट्स करवा देना स्टोरी के सपोर्ट में। पुलिस की वर्दी में भी करवा देना कुछ शॉट्स। और हाँ, उसका पिछला कुछ रिकॉर्ड है क्या? नासिर खान ने पूछा। कुछ खास नहीं है। एक आध बार उपभोक्ता फोरम का सदस्य बनकर किसी दुकानदार से कुछ छोटा मोटा सामान लेने की छुटपुट बातें हैं। ये पहली बार उसने किया है कि पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर खड़े होकर बाकायदा वसूली की है। सुधीर ने जवाब दिया। नहीं यार, ये उपभोक्ता फोरम नहीं चलेगा। ऐसा करो, मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनकर लोगों को धमकाने का पुराना मामला जुड़वा देना। मानवाधिकार थोड़ा कैची है। नासिर खान ने जवाब दिया। मानवाधिकार आयोग? पर वैसा तो कोई मामला पहले दर्ज नहीं है। सुधीर ने उलझन भरे स्वर में कहा। कौन देखता है? एक आध बाइट करवा देना किसी की सपोर्ट में। और हाँ, वो उपभोक्ता फोरम भी जोड़ देना। इससे नटवरलाल शीर्षक को सपोर्ट हो जाएगा। उधर से नासिर खान ने जवाब दिया। और कुछ? सुधीर ने पूछा। बस बाकी तो तुम जानते ही हो। बस ये ध्यान में रखना कि लड़के के घर के, वर्दी के, हाईवे के और हाँ काली बोलेरो में बैठे हुए ये सारे शॉट्स करवा देना। जो ना हो पाए उसका रिक्रिएशन वहीं किसी लड़के को पकड़ कर करवा देना। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होगा रिक्रिएशन का। नासिर खान समझाइश भरे अंदाज में बोला। ठीक है नासिर जी, मैं सब करवा दूंगा। आप भेजिए टीम को। वो लड़का वैसे भी मेरा परिचित है, पर फिर भी अगर कुछ काम के लिए नहीं मानेगा, वो उसके लिए फिर रिक्रिएशन करवा दूंगा, अपने बंदे को ड्रेस पहनाकर। सुधीर ने लापरवाही के साथ उत्तर दिया। ठीक है सुधीर, मैं इसको डाल रहा हूँ, तुम सब देख लेना, कहकर नासिर खान ने फ़ोन काट दिया। सेल फोन हाथ में लिए मुस्कुरा दिया सुधीर। कितनी छोटी सी कहानी है। एक लड़का अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए कहीं से पुलिस की वर्दी का जुगाड़ कर लाया और 2 स्टार की वर्दी पहनकर काली बोलेरो गाड़ी में हाईवे पर खड़ा होकर वाहनों की चेकिंग कर रहा था कि पुलिस ने तो पूछ लिया। हालांकि मामला कुछ और विशेष नहीं बना और पुलिस ने जमानत पर छोड़ भी दिया, पर उसके लिए तो मसाला था ही। लड़का 4-5 साल पहले उसके साथ काम करता था, अखबार के दफ्तर में। सुधीर जी, रश्मि बोल रही हूँ, कहाँ हैं आप? इस बार फ़ोन चैनल की रिपोर्टर रश्मि का था। मैं थाने में ही खड़ा हूँ रश्मि, कहाँ हो तुम? सुधीर ने पूछा। बस हम लोग निकल गए हैं, पहुँचने में ही हैं। क्या आप वहीं मिलेंगे? रश्मि ने पूछा। हाँ मैं यहीं हूँ, आप लोग यहीं पहुँच जाइएगा। पहले थाने वालों की बाइट वगैरह कर लेंगे, बाद में फिर लड़के पर वर्क करेंगे, सुधीर ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं बस वहीं पहुँच रही हूँ, रश्मि ने कहा और डिस्कनेक्ट कर दिया। सुधीर स्टोरी के सारे एंगल तलाशने लगा। पुलिस का वर्जन, लड़के की बाइट, उसके दोस्तों की बाइट और फिर घटना का रिक्रिएशन। इतने में तो 10-15 मिनट का पैकेज बन ही जाएगा। सर, ये आप जो करवाते हैं इसमें सब तो झूठ ही झूठ होता है। उस दिन उसको थोड़ा ठीक मूड में देखकर उसके असिस्टेंट सनी ने पूछा था। हाँ होता है, मगर क्या करें, सच को देखता कौन है, उसने जवाब दिया था। दरअसल उन दिनों वो दोनों भूत कथा के लिए पास के कस्बे वीरपुर के तालाब पर स्टोरी कवर करवाने गए थे। खबरदार चैनल से लगातार फ़ोन आ रहा था। उनके पास अगले हफ्ते की भूत कथा के लिए कोई नई कहानी नहीं थी। सुबह जब समाचार पत्र उठाया तो एक छोटा डबल कॉलम समाचार था। वीरपुर में एक और लड़के की तालाब में मौत। समाचार में इस वर्ष की 2 मौतों और पिछले सालों की कुल मौतों का विवरण था। उस तालाब की तलछटी में काफ़ी मिट्टी गाद होने से दलदल है। अगर कोई ऊपर से कूदता है तो अंदर फंस कर रह जाता है। वीरपुर में उस पेपर का संवाददाता परवेज उसका पट्टा ही था। उसने तुरंत फ़ोन लगाकर बात की और उसको इस ट्रैक पे काम करने को कहा कि कुछ लोगों को तैयार करो जो ये कह सकें कि तालाब में ये लोग खुद डूबते नहीं हैं,
कोई उनको खींच ले जाता है। कुछ लोग ऐसे भी तैयार कर लेना जो ये कह सकें कि उन्होंने अपनी आंख से कुछ देखा है वहाँ पर। कैमरे के सामने आने के लिए लोग कितना ही बड़ा झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं। शाम को जब परवेज़ का फ़ोन आया तो स्टोरी पक चुकी थी। एक दो मरने वालों के परिवार वाले भी बात को मानने को तैयार थे कि उनके परिजन को वास्तव में किसी बला ने तालाब में खींचकर मारा है, अन्यथा तो वो बहुत अच्छा तैराक था। तालाब की पूरी स्टोरी करने में दिन भर लग गया था। फिर रात को तालाब के किनारे पर अलग से शूट किया था। धुआं फैलाकर एक लड़के को तालाब के किनारे पाल पर सफ़ेद चादर उड़ाकर इधर उधर चलते हुए दिखाना, अंधेरे में तालाब में बड़ा सा पत्थर फेंक कर हलचल दिखाना। देर रात को जब वे लौट रहे थे तभी सनी ने वो सवाल पूछा था। मगर सर, ये तो गलत है, सनी ने झिझकते हुए कहा था। तुम कभी वेश्या के पास गए हो? सनी के प्रश्न पर उसने उल्टा प्रश्न कर दिया था। नहीं सर, झिझकते हुए कहा था सनी ने। तो जान लो कि वेश्या को वैसा ही बनकर रहना पड़ता है जैसा उसके ग्राहक चाहते हैं, क्योंकि खरीदार माल अपनी पसंद का लेता है, दुकानदार की पसंद का नहीं। सुधीर के उत्तर पर चुप हो गया था सनी। मैं भी वेश्या हूँ, मुझे उतना ही नंगा होना पड़ेगा जितना मेरा ग्राहक चाहता है। मैं अगर नंगा होने से परहेज करूँगा तो ये ग्राहक आएंगे मेरे पास। और भी वेश्याएं हैं इस मंडी में, अगर मुझे नंगा होने से परहेज है तो दूसरे हो जाएंगे, काम थोड़े ही रुकेगा। सुधीर के उत्तर के साथ ही बात खत्म हो गई। कहिए पत्रकार महोदय, थाने में कैसे, सब खैरियत तो है? थाना प्रभारी ने सुधीर को खड़े देखा तो पूछा। बस वही देवेंद्र की कहानी करना है, टीम आ रही है, वो सेट कर रहा हूँ, सुधीर ने उत्तर दिया। वो स्टोरी, उसमें क्या है ऐसा? थाना प्रभारी ने हैरत से पूछा। वो तो आप टीवी पर ही देखना। हाँ, थोड़ा मुंह हाथ धोकर हो आइए, आपकी बाइट लेना है, हंसते हुए कहा सुधीर ने। और कुछ मेरे लायक हो तो बताओ, थाना प्रभारी ने आभार के स्वर में कहा। बस ज़रा डिटेल में बता दीजिएगा, और हाँ, एक 2 स्टार की वर्दी की ज़रा व्यवस्था करवा दीजिए, रिक्रिएशन में लगेगी, बाद में वापस करवा दूंगा, सुधीर ने कहा। हो जाएगी, आप मुंशी के पास से कलेक्ट कर लेना, मैं अभी बोल देता हूँ, कहते हुए थाना प्रभारी चला गया। टीम के पहुंचते काम शुरू हो गया। थाने की प्रोफाइल बनाना, थाना प्रभारी की बाइट वगैरह लेने में घंटा भर लग गया। रश्मि वैसे भी थोड़ी फुर्तीली रिपोर्टर है, काम को जल्दी निपटा लेती है। थाना प्रभारी के चैम्बर में कॉफ़ी पीते हुए ही दोनों आगे का शेड्यूल तय कर चुके थे। मुंशी से ड्रेस कलेक्ट करते हुए जब देवेंद्र के घर पहुंचे तो सनी वहाँ पहले से मौजूद था। सुधीर ने सनी को नासिर खान का फ़ोन आने के बाद से ही देवेंद्र के घर रुकने को कह दिया था, ताकि वो इधर उधर न हो जाए। रश्मि को गाड़ी में छोड़कर सुधीर देवेंद्र के घर पैदल चला गया। देवेंद्र ने उसे देखते ही उठकर पैर छू लिए। बस बस देवेंद्र, क्या हो गया ये? क्या पुलिस ने फंसा दिया है तुमको? उसने सहानुभूति जताते हुए कहा। जी सर, मैं तो वर्दी पहना भी नहीं था, पुलिस ने रोक कर ज़बरदस्ती पहना दी और फिर मामला बना दिया, देवेंद्र ने जवाब दिया। वो तो मुझे भी लग रहा था, इसीलिए तो हम पुलिस के खिलाफ स्टोरी कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, सब बोल देना, और हाँ, कैमरे के सामने थोड़ा नाटक करना पड़ेगा कि कैसे पुलिस ने तुमको वर्दी पहनाकर झूठ मामला बनाया, ठीक है? सुधीर ने समझाते हुए कहा और सनी को गाड़ी में रश्मि और कैमरामैन को बुला लाने का इशारा कर दिया। रश्मि के आते सुधीर ने एक आंख थोड़ी छोटी करते हुए कहा, देखा रश्मि, मैं कह रहा था ना कि पुलिस ने पूरा मामला फर्जी बनाया है, वही निकला। पुलिस ने इसे रोक कर ज़बरदस्ती वर्दी पहना दी थी, अब खबर लेंगे पुलिस वालों की। अच्छा, वही बताओ, एक कॉलेज के लड़के को कैसे फंसा दिया? रश्मि ने कुछ अचरज भरे स्वर में कहा। चलिए एक काम करिए, पहले तो देवेंद्र की बाइट लीजिए कि कैसे उसकी इच्छा थी पुलिस में जाने की और अब कैसे उसके सपने टूट गए। इसे वर्दी पहनते हुए कुछ शूट कर लेते हैं ताकि लगे कि पुलिस ने ज़बरदस्ती वर्दी पहनाई थी, और फिर कुछ घर वालों की बाइट्स ले लेंगे कि कैसे देवेंद्र हमेशा पुलिस में जाने की बात करता था और अब उसकी क्या हालत है, सुधीर ने समझाते हुए कहा। ठीक है, हम इसका ही पक्ष रखेंगे जनता के सामने कि इस लड़के का आखिर क्या कसूर है जो इस निर्दोष को जानबूझकर फंसा दिया गया। रश्मि ने सुधीर की बात से सहमति जताते हुए कहा। कैमरामैन ने इस बीच घर के परिवार के सदस्यों के शॉट्स लेने शुरू कर दिए थे। रश्मि और सुधीर देवेंद्र के साथ बात करते उसको सहज बनाने का प्रयास कर रहे थे।
कैमरामैन अपना काम धीरे धीरे करता जा रहा था। वैसे भी इन कैमरामैनों को इतना अभ्यास होता है कि अगर रिपोर्टर ना भी आए तो भी ये स्टोरी कर लाएं। ठीक है देवेंद्र, पहले तुम ये बताना कि किस तरह तुम्हारे बचपन से ही इच्छा थी पुलिस में जाने की, और तुम बचपन में भी झूठ फूट की वर्दी पहन लिया करते थे। पुलिस अधिकारी बनना तुम्हारा सपना था। इसके बाद दूसरी बाइट में हम तुम्हारी पूरी कहानी ले लेंगे कि किस तरह से पुलिस ने तुमको उस दिन फंसा दिया। रश्मि ने समझाइश भरे स्वर में देवेंद्र से कहा। हाँ देवेंद्र, बताओ, पुलिस में भर्ती होने की तुम्हारी कितनी इच्छा थी? रश्मि के पूछते ही देवेंद्र ने रटा रटाया वही जवाब दे दिया जो रश्मि और सुधीर ने उसे समझाया था। इसके बाद उसकी वो बाइट भी ली गई जिसमें उसने कहा कि पुलिस ने उसे खुद ही वर्दी पहनाकर फंसा दिया है। सुधीर जानता था कि दोनों में से कौन सी बाइट ली जाएगी और कौन सी नहीं। इसके बाद देवेंद्र के घर वालों और उसके दोस्तों की बाइट्स हुई। सब में वही बात थी। देवेंद्र तो पुलिस में जाना चाहता था, इसीलिए वो झूठ मूठ की बचपन में भी वर्दी पहन लेता था। पुलिस में भर्ती होना उसका सबसे बड़ा सपना था। देवेंद्र की बचपन की कुछ ऐसी फ़ोटो ढूंढकर उनकी भी शूटिंग करवा ली गई जिनमें वो पुलिस की वर्दी पहने था। उसके बाद साथ लाई गई पुलिस की वर्दी पहनते हुए देवेंद्र की शूटिंग करवाई गई। इस पर देवेंद्र के चाचा ने कुछ आपत्ति ली थी, पर सुधीर ने यह कहकर टाल दिया कि इससे स्टोरी में वो बात आएगी कि पुलिस ने किस तरह इसको जानबूझकर वर्दी पहनाई थी। वर्दी पहनाकर देवेंद्र के चलते फिरते लोगों से बात करते हुए शॉट्स लिए गए। कुछ देर बाद रश्मि ने सुधीर को आंख से इशारा कर दिया, इनफ, काफ़ी निकल आएगा इसमें से। चलते समय देवेंद्र ने फिर सुधीर के पैर छू लिए थे। उसने बस इतना ही कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी में बैठकर उसने चैन की सांस ली। थोड़ा मुश्किल लग रहा था उसे ये सब होना। देवेंद्र अगर उसका परिचित नहीं होता तो होना ही नहीं था। उसके बाद एक आध बाइट मानवाधिकार और उपभोक्ता फोरम वाली ले ली। उसमें तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी। उपभोक्ता फोरम के सदस्य बनने का मामला तो वैसे भी सही ही था। मानवाधिकार एक अलग से जोड़ दिया था उसमें। किराए की काली बोलेरो में सनी को वर्दी पहनाकर हाईवे पर जाकर सारा का सारा रिक्रिएशन करवा लिया गया। ये नाट्य रूपांतरण मतलब रिक्रिएशन भी अजीब चीज़ है। इसकी आड़ में खुलकर खेला जा सकता है। वाहनों को रौब देकर रोकने, उनसे पैसा वसूली करने का पूरा नाट्य रूपांतरण सनी पर हो गया। स्टोरी पूरी पक गई थी। पुलिस की बाइट, देवेंद्र और उसके परिवार की बाइट्स, देवेंद्र के वर्दी वाले शॉट्स, उपभोक्ता फोरम और मानवाधिकार वाली बाइट्स, फिर ये रिक्रिएशन। इतने में तो 10-15 मिनट का पैकेज निकल ही जाएगा। पीस कहाँ करोगी रश्मि? सुधीर ने पूछा। यहीं कर लूँ, रश्मि ने कहा। यहाँ इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तुम्हारा चेहरा भी थका लग रहा है। थाने चलते हैं, वहाँ थाना प्रभारी के चैम्बर में थोड़ा हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लेना, फिर वहीं पर P2C कर लेना, सुधीर ने कहा। अच्छा ठीक है, चलो, वहीं ये वर्दी भी वापस कर देंगे और धन्यवाद भी दे देंगे, रश्मि ने कहा। हाईवे से वापस थाने आकर वहाँ रश्मि ने अपना P2C कर लिया कि किस तरह से कॉलेज जाने वाले लड़के ने नटवर लाल के रास्ते पर चलते हुए कभी मानवाधिकार आयोग का सदस्य तो कभी पुलिस वाला बनकर पुलिस को परेशान कर रखा है। अच्छा सुधीर जी, भागती हूँ, अभी जाकर अपलोड भी करना है। कुछ खास हो तो बताइएगा, रश्मि ने चलते समय कहा और गाड़ी में बैठ गई। सुधीर ऑफिस आया तो सनी ने आते ही फिर पूछा, सर उस लड़के को कोई नुकसान तो नहीं होना ना इससे? हम यहाँ अपना फ़ायदा देखने के लिए बैठे हैं, ना कि दूसरों का नुकसान देखने, और उसको जो होना था वो तो हो ही गया, अब इससे ज़्यादा क्या होगा? सुधीर ने कुछ कड़े स्वर में उत्तर दिया। सुधीर, बढ़िया स्टोरी है, बस तुम्हारे जूनियर नटवरलाल को छोटा नटवरलाल कर दिया है। जूनियर में बात नहीं बन रही थी। रात को क्राइम रिपोर्टर पर देखना, बढ़िया TRP आएगी। प्रोमो तो शुरू भी कर दिया है। रात 8 बजे नासिर खान ने फ़ोन लगाकर सूचना दी थी। रात 10:30 बजे क्राइम रिपोर्टर जब चालू हुआ तो वही हेडिंग चल रही थी, कहानी छोटे नटवरलाल की, और फिर वही सब चलने लगा। एंकर चीख चीख कर कह रहा था, देखिए इस मासूम चेहरे को जो कभी उपभोक्ता फोरम का सदस्य, कभी मानवाधिकार आयोग का सदस्य तो कभी पुलिस वाला बनकर लोगों को ठगता है। इसके बाद देवेंद्र के वर्दी पहनते हुए और वर्दी पहने हुए शॉट्स स्क्रीन पर चढ़ने लगे। एंकर फिर चीखा, ये पुलिस वाला बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को लूटने लगा। और फिर धड़ाधड़ देवेंद्र, उसके परिवार वालों और दोस्तों की बाइट्स शुरू हो गईं। सब में एक ही बात
कि देवेंद्र बचपन से ही पुलिस वाला बनना चाहता था। इसकी मासूम सूरत पर मत जाइए, ये इतना शातिर है कि कभी मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन जाता है तो कभी कुछ और। इसके बाद उन लोगों के बाइट्स आने लगे जो इस बारे में बता रहे थे। ये इतना चालाक है कि पुलिस खुद भी हैरान और परेशान है इसको लेकर। थाना प्रभारी की बाइट शुरू हो गई कि किस तरह देवेंद्र को हाईवे पर धर पकड़ा गया था। कॉलेज जाने वाला यह छोटा नटवरलाल इतनी सफाई से अपना काम करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि यह असली है या नकली। एंकर के चीखते ही रिक्रिएशन के सीन चालू हो गए। पुलिस की वर्दी पहने सनी के बोलेरो में बैठकर जाते, हाईवे पर गाड़ियों से वसूली करते, ये सारे के सारे सीन एक के बाद एक आने लगे और पीछे से एंकर का स्वर मानो वो किसी दाऊद या अबू सलीम के बारे में बात कर रहा है। देखिए इसे, ये वही है जो कुख्यात है छोटा नटवरलाल के नाम से। रश्मि के P2C के साथ जब स्टोरी ख़त्म हुई तो उसका सेलफोन बज उठा। थैंक्स सुधीर जी, बढ़िया स्टोरी बनी है। उधर रश्मि थी। सुबह जब सोकर उठा तो देखा थाना प्रभारी के 2 मिस कॉल हैं। कहिए सर, क्या हो गया, स्टोरी पसंद नहीं आई क्या? सुधीर ने कॉल लगाकर पूछा। नहीं भाई, बहुत अच्छी थी। मैंने तो केवल ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि देवेंद्र ने रात को सुसाइड कर लिया। उसकी लाश पंखे पर झूलती मिली। थाना प्रभारी ने जवाब दिया। अरे कैसे, कब? चौंकते हुए कई प्रश्न कर डाले सुधीर ने। रात को की है। कब? ये तो PM रिपोर्ट में आने के बाद ही पता चलेगा, थाना प्रभारी ने कहा। क्यों, सुसाइड नोट वगैरह? चिंता में अपना प्रश्न आधा ही छोड़ दिया सुधीर ने। नहीं, कुछ भी नहीं, थाना प्रभारी ने उत्तर दिया। थैंक्स गॉड। वैसे आप थोड़ा देख लें, परिवार वाले कहीं। फिर बात आधी छोड़ दी सुधीर ने। अरे आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं, कहते हुए थाना प्रभारी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दोनों हाथों से सिर थामकर सुधीर वहीं बिस्तर पर ही बैठा रहा। आत्मा की आवाज़, ज़मीर की पुकार जैसी बातें उसे सुन रखी थीं। डर था कहीं उसकी आत्मा भी ऐसा ही कुछ ना करने लगे। गिल्टी या अपराध बोध जैसी फिजूल की 20-25 साल पहले खत्म हो चुकी चीज़ें कहीं धर न लें उसको। उसने डरते हुए अपने अंदर झांका कि देख ले वहाँ आत्मा किस हालत में है, कहीं गुस्साई हुई तो नहीं बैठी है। अंदर झांकते हुए हैरत में पड़ गया, आत्मा तो कहीं थी ही नहीं। चारों तरफ बाजार पसरा हुआ था। कुछ अलफ नग्न दुकानदार तरह तरह की चीज़ें लेकर बैठे थे और कई सारे पूरे नग्न खरीदार टूट टूट कर वे सामान खरीद रहे थे। उसने सिर को थोड़ा और अपने अंदर घुसाया कि शायद आत्मा कहीं नज़र आ जाए, पर वो कहीं नहीं थी। चैन की सांस लेते हुए उसने सिर को वापस निकाल लिया। सेल फोन थर्रा रहा था। परवेज़ का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। हाँ परवेज़ बोल, उसने पूछा। हाँ भैया, 2 बढ़िया समाचार हैं। पास के आदिवासी इलाके में एक बच्चे की मौत हुई है। गांव वालों का कहना है कि बच्चा भूख से मरा है। परवेज़ उत्साह में था। आदिवासी? नहीं परवेज़, बहुत लो प्रोफाइल हो जाएगा मामला, कोई भी नहीं खरीदेगा, कुछ नागवारी के स्वर में उसने कहा। पर भैया भूख, परवेज़ की बात को बीच में काट कर उसने कहा। हाँ ठीक है, दूसरा वाला समाचार बताओ। जो भूखा रहेगा वो तो मरेगा ही, इसमें कोई नया बात क्या है? दूसरा तो यूं ही है, यहाँ का एक लड़का किसी लड़की के चक्कर में सरकारी अस्पताल की दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया है और कूदने की धमकी दे रहा है, परवेज़ ने साधारण लहजे में कहा। क्या? गुड, वेरी गुड। कब से चढ़ा है? लड़की कहाँ की है? लड़के की प्रोफाइल क्या है? लगभग उछलते हुए सुधीर ने कहा। सुबह ही चढ़ा है, एक ही बात कह रहा है, लड़की एक बार आ जाए नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। लड़की भी यहीं की है, दोनों ठीक घरों से हैं, परवेज़ ने उधर से उत्तर दिया। लड़की आई क्या? सुधीर ने उत्सुकता से पूछा। नहीं भैया, वो तो नहीं आएगी, अच्छे परिवार की लड़की है और ये एक तरफा प्यार का मामला है। लड़का उसे परेशान किया करता था। परेशान होकर लड़की के परिवार वालों ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। एक सांस में उत्तर दिया परवेज़ ने। गुड, वेरी गुड। उसे उतरने मत देना, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ कैमरामैन को लेकर, तुम ध्यान रखना मेरे पहुंचने तक उतरे नहीं, कहते हुए सुधीर ने मोबाइल पटक कर जल्दी से कपड़े वगैरह उठाए। बाथरूम में जाने को ही था कि फिर सेल फोन थर्राया। हेलो सुधीर जी, लड़के की लाश को PM के लिए भेज रहे हैं, आपको शॉर्ट्स लेने हो तो रोक लूँ थोड़ी देर? थाना प्रभारी का स्वर आया। नहीं नहीं सर, कौन देखेगा एक लड़के की आत्महत्या का समाचार,
कोई लड़की वड़की का चक्कर होता तब भी कुछ उम्मीद थी, पर आत्मा की आवाज़ पर मरने वालों का समाचार कौन खरीदेगा। और रहा सवाल फॉलोअप का, तो हमारे यहाँ तो एक दिन के ही हीरो होते हैं। कल वो लड़का हमारा हीरो था, आज नहीं है। हम कल के समाचारों को कल ही भूल जाते हैं। प्रिंट मीडिया की तरह फॉलो अप देकर पकाते नहीं हैं पाठकों को। आज तो वो वीरपुर की टंकी पर चढ़ा प्रेमी हमारा हीरो है। फिर भी थैंक्स आपको, कहते हुए सुधीर ने मोबाइल का स्विच ऑफ किया और सर झटकता हुआ बाथरूम में घुस गया। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी छोटा नटवरलाल, मेरे स्वर में, मैं यानी सीमा सिंह।